किसी को पहला अटैक आता है, मान लीजिए अभी जो पेशेंट आए थे उनको चेस्ट के अंदर दर्द हो रहा था, तो हमें कैसे पता लगे कि इनको टीबी की बीमारी है या फिर इनको जो है अस्थमा का अटैक आया है? चेस्ट एग्जामिनेशन करवाइए, ठीक है। इसके साथ साथ काफ़ी ऐसे चेस्ट के टेस्ट भी होते हैं जिनमें वो चीज़ें क्लियरली पता चल जाती हैं कि इनको इनिशियल कंडीशन में अस्थमेटिक अटैक है। तो जिन भी पेशेंट को घर पे ही अटैक आता है तो वो पेशेंट को आर्टिफिशियल ऑक्सीजन प्रोवाइड ही करवानी होती है। वो चाहे आप कैसे ही पेशेंट को ब्रीथ दीजिए, चेस्ट को कंप्रेशन करके दे सकते हैं, आर्टिफिशियली माउथ के थ्रू दे सकते हैं, या फिर जो भी आपके पास में जो भी सोर्सेज हैं उनका यूज़ करिए। सबसे बेटर यही रहेगा। आप माउथ टू माउथ भी दे सकते हो क्योंकि हमें किसी की जान बचानी रहती है। अगर टीबी और अस्थमा में काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे टीबी है या अस्थमेटिक अटैक है। जो अस्थमेटिक अटैक होती है पेशेंट को वो सडन आता है, और जो टीबी की बीमारी है ये लॉन्ग टाइम तक रहती है पेशेंट को, जैसे स्पूटम से रिलेटेड प्रॉब्लम आना, खून आना स्पूटम के दौरान। कुछ लोगों का मानना है कि अगर अस्थमा का पता लग गया तो इनहेलर लेना जो है 100% ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, अस्थमा का पता लग गया किसी भी डॉक्टर को, तो पेशेंट को सबसे पहले रिकमेंड किया जाता है कि इनहेलर आपके पास होना ही होना चाहिए। अगर इनहेलर नहीं होगा तो आपकी मरने जैसी स्थिति भी पैदा हो जाती है, यानी कि डरा दिया जाता है। तो इस केस के अंदर पेशेंट क्या करे, कैसे इनहेलर से छुटकारा पाए? प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाते ही भारी खर्चा आप लोगों को बता दिया जाएगा, लेकिन जो दवाइयाँ हैं, जिन अंग्रेजी दवाइयाँ कहा जाता है, वो दवाइयाँ जो है कुछ समय के लिए तो आपको राहत देंगी, लेकिन पूरे तरीके से आपका अस्थमा कभी खत्म हो ही नहीं सकता, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। लेकिन अगर बात की जाए होम्योपैथी की, तो होम्योपैथी के अंदर क्या अस्थमा पूरे तरीके से खत्म हो सकता है? डॉक्टर मुझे ये बताइए, क्या होम्योपैथी के अंदर इसका इलाज है, और है तो किस तरीके से इलाज होता है? हिसार का AQI लेवल लगातार 400 से पार जाता जा रहा है, और आपको बता देती हूँ कि ये 400 से पार जाना AQI, इसका मतलब है कि रेड अलर्ट जोन के अंदर जो है हिसार आ सकता है, और इसी के साथ जो है समस्याएं बहुत ज़्यादा होने लगी हैं। हालांकि अगर बीमारियों की बात की जाए तो अस्थमा जैसी बीमारी जो है बढ़ने लगी है। अगर सिविल अस्पताल के आंकड़ों की बात की जाए तो इस समय, इस मौसम के अंदर अस्थमा के रोगी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। लेकिन अगर बात की जाए अस्थमा के रोगियों की, तो अभी कुछ ही समय पहले मैं बाहर से ही आ रही थी, उसी समय मेरे सामने एक व्यक्ति को जो है अस्थमा का अटैक आया। तो मैंने भी सोचा क्यों ना आप लोगों को इस मौसम के अंदर अवेयर किया जाए कि अगर अचानक से अस्थमा का अटैक आ जाए तो उस समय क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैं हैरान रह गई कि आखिरकार इस व्यक्ति के साथ क्या हो गया, क्योंकि वो अपना इनहेलर भी साथ में लेकर के नहीं आए थे। हालांकि पास में ही मदर हॉस्पिटल था, मदर हॉस्पिटल के अंदर उनको लेकर के आया गया और वहां पर जो है उनको प्राथमिक उपचार दिया गया। तो सोचा कि आप लोगों के लिए इसी के ऊपर एक वीडियो लेकर के आऊं कि अगर इस मौसम के अंदर सांस लेने में दिक्कत हो जाए, फेफड़ों के अंदर सांस ना जाए, इनहेलर भूल जाए, तो उस स्थिति के अंदर क्या कुछ करना चाहिए। और मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर एस फोगाट मौजूद है, जो होम्योपैथिक तरीके से इस तरीके के रोगों का अक्सर इलाज करते हुए दिखाई देते हैं। डॉक्टर एस फोगाट, मुझे ये बताइए कि अस्थमा आखिरकार होता क्या है, और कुछ समय पहले जिस पेशेंट को हम आपके पास लेकर के आए उसका आपने किस तरीके से उपचार किया है? मैम, अगर अस्थमा के बारे में बात करें तो अस्थमा की कंडीशन के दौरान जो हमारी श्वास नलियाँ होती हैं उनमें सूजन आ जाना या उनमें सिकुड़न हो जाना, ये अस्थमेटिक कंडीशन होती है। अगर हम नॉर्मली सांस लेते हैं तो सांस हमारे नाक के थ्रू हमारे ट्रैकिया के अंदर जाती है, जहाँ पे हमारे ब्रोंक्यूल्स के में जो हमारे लंग्स होते हैं उनके अंदर जाती है, और उसके अंदर एल्वेलाइज होती हैं जो गैसेस का एक्सचेंज करती हैं। जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो तो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर पहुंचाती है, उसके साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इन्वायरमेंट के अंदर, ये गैसेस एक्सचेंज वाला प्रोसेस होता है। जो अस्थमेटिक कंडीशन होती है इसमें क्या होता है कि जो हमारी एल्वेलाई है या हमारे ब्रोंक्यूल्स हैं उनमें सूजन आ जाना, जो हमारी जो अंदर की श्वास नलियाँ हैं वो सिकुड़न हो जाना या स्क्वीज हो जाना, इस कंडीशन में ये कंडीशन ही अस्थमेटिक कंडीशन होती है। इस कंडीशन के दौरान जो पेशेंट के सडन अटैक आता है, सडन अटैक में पेशेंट को बिल्कुल सांस लेने में दिक्कत आना, पेशेंट के अस्थमेटिक कंडीशन में जो हमारी एल्वेलाई काफ़ी ज़्यादा स्क्वीज हो जाती हैं, जिसमें चेस्ट पेन होना, इसके साथ साथ जो पेशेंट है मोस्टली पेशेंट में अगर देखने को मिलता है ये चीज़ें रात के टाइम में ज़्यादा होती हैं, या जो पोल्यूशन वाला इन्वायरमेंट होता है उस
कंडीशन में ये चीज़ें अधिक देखने को मिलती हैं। और कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन पेशेंट लॉन्ग टाइम से ले रहा है, उनके अंदर भी ये चीज़ें कॉमनली देखने को मिलती हैं। ठीक है डॉक्टर फोगाट, अभी अभी जिस पेशेंट को हम आपके पास लेकर के आए हैं, उन्हें पता नहीं था कि उन्हें अस्थमा की बीमारी है। हालांकि अगर बात की जाए इसी तरीके के पेशेंट्स की, तो अगर इनिशियल स्टेज की पर बात की जाए तो क्या क्या जो है सिम्टम्स पेशेंट को हो सकते हैं जब इनिशियल स्टेज के पर उसको अस्थमा हो? अगर इनिशियल कंडीशन के दौरान जो ये चीज़ें जेनेटिकली ही काफ़ी लोगों में देखने को मिलती हैं। अगर इनिशियल कंडीशन में बात करें तो क्या होता है कि पेशेंट को बार बार सांस लेने में प्रॉब्लम आना, बार बार कॉमन कोल्ड होना, इसके साथ साथ जो छोटे बच्चे होते हैं उनके सीटी बजती है जब वो सोते हैं पेशेंट, तो वो भी एक अस्थमेटिक के फर्स्ट साइन बोलते हैं। जैसे हम इनिशियल कंडीशन में काफ़ी छोटे बच्चे हैं जो क्या होता है कि बार बार उनको कॉमन कोल्ड होता है, तो उनके एंटीबायोटिक या एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दे के या कोई भी ऐसा कफ सिरप दे के पेशेंट की वो चीज़ें दबाते चले जाते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होता कि बच्चे के अंदर स्टार्टिंग में ही अस्थमेटिक कंडीशन है। उस कंडीशन ना पहचानने की वजह से जब पेशेंट की जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, पेशेंट के अस्थमेटिक अटैक आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस दौरान पेशेंट को ये फील होता है कि मुझे तो अस्थमा की बीमारी थी और मैं ट्रीटमेंट किसी और चीज़ का ले रहा था। या काफ़ी पेशेंट को मतलब किसी चीज़ के लिए जो नज़ले की कंडीशन होती है, नज़ले की कंडीशन की एडवांस कंडीशन ही अस्थमेटिक कंडीशन देखने को मिलती है। अगर आप उस चीज़ में नज़ले का ही ट्रीटमेंट नहीं करते तो आगे चल के पेशेंट को इनहेलर की कंडीशन देखने को मिलती है। जो अभी पेशेंट आया हुआ था उसको हमने होम्योपैथी मेडिसिन दी है, जिनसे पेशेंट को काफ़ी हद तक आराम है। इसके साथ साथ जैसे जैसे पेशेंट का आगे ट्रीटमेंट चलेगा तो पेशेंट काफ़ी लॉन्ग टाइम से इनहेलर भी ले रहा है, तो वो इनहेलर लेने की प्रॉब्लम भी पेशेंट की ठीक हो जाएगी। पेशेंट को फ्यूचर में इनहेलर भी नहीं लेना पड़ेगा। और ये चीज़ें हम बिल्कुल गारंटी से इलाज करते हैं जिन भी पेशेंट को अस्थमेटिक में इनहेलर लेने की आदत भी पड़ जाती है उनको। ठीक है, अगर बात की जाए अस्थमा के अंदर फर्स्ट अटैक की, तो ये पहला अटैक आता कैसे है? अभी जिस व्यक्ति को लेकर के आए उन्हें भी पहला ही अटैक आया है, तो ऐसा अगर किसी को पहला अटैक अस्थमा का आता है तो उस केस के अंदर जो घर के अंदर क्या कुछ हम लोग कर सकते हैं, क्या कुछ इलाज प्रेफर कर सकते हैं? देखिए मेनली जो आप घरेलू उपचार, अगर आप स्टार्टिंग में इस कंडीशन को पहचान लेते हैं, अपने भी जो भी आपके पास में फिजिशियन है, सबसे ठीक तो यही रहेगा आप उससे अपनी चेस्ट एग्जामिनेशन करवाइए। ठीक है, इसके साथ साथ काफ़ी ऐसे चेस्ट के टेस्ट भी होते हैं जिनमें वो चीज़ें क्लियरली पता चल जाती हैं कि इनको इनिशियल कंडीशन में अस्थमेटिक अटैक है। तो अगर हम जनरली बात करें तो जिन भी पेशेंट को घर पे ही अटैक आता है तो वो पेशेंट को आर्टिफिशियल ऑक्सीजन प्रोवाइड ही करवानी होती है। वो चाहे आप कैसे ही पेशेंट को ब्रीथ दीजिए, चेस्ट को कंप्रेशन करके दे सकते हैं, आर्टिफिशियली माउथ के थ्रू दे सकते हैं, या फिर जो भी आपके पास में जो भी सोर्सेज हैं उनका यूज़ करिए। सबसे बेटर यही रहेगा। आप माउथ टू माउथ भी दे सकते हो क्योंकि हमें किसी की जान बचानी रहती है। तो हाँ जी मैम। ठीक है, तो मुझे ये बताइए डॉक्टर फोगाट कि अगर किसी को पहला अटैक आता है, मान लीजिए अभी जो पेशेंट आए थे उनको चेस्ट के अंदर दर्द हो रहा था, तो हमें कैसे पता लगे कि इनको टीबी की बीमारी है या फिर इनको जो है अस्थमा का अटैक आया है? क्योंकि छाती के दर्द के अंदर जो है टीबी के अंदर भी हो सकता है, तो कैसे पता लगेगा कि किस चीज़ का दर्द हुआ है? और ये भी बताइए कि अस्थमा के अंदर क्या क्या सिम्टम जो है सबसे शुरुआत के अंदर दिखाई देंगे जब पहला अटैक आएगा? अगर टीबी और अस्थमा में काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे टीबी है या अस्थमेटिक अटैक है। जो अस्थमेटिक अटैक होती है पेशेंट को वो सडन आता है, और जो टीबी की बीमारी है ये लॉन्ग टाइम तक रहती है पेशेंट को। जैसे स्पूटम से रिलेटेड प्रॉब्लम आना, खून आना स्पूटम के दौरान, या फिर पेशेंट को लॉन्ग टाइम तक जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम आना, ये सारा कुछ टीबी के लक्षण होते हैं। और जो अस्थमा होता है उसमें ये चीज़ें सडन देखने को मिलती हैं। सडन ही हमारी जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो स्क्वीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनमें सिकुड़न आना स्टार्ट हो जाती है। और अस्थमा की कंडीशन जो होती है ये मोस्टली लोगों के अंदर ये चीज़ें, छोटे बच्चा होता है उसी टाइम देखने को मिलती हैं। जैसे उस चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं कि बच्चे होते हैं वो कोई एक्सरसाइज करते हैं या खेल कूदते हैं, तो उस दौरान उनको चेस्ट में पेन होना, उनको सांस लेने में
दिक्कत आना, काफ़ी बच्चे होते हैं हल्का फुल्का रेस करते हैं, उसी दौरान उनका चेहरा लाल पड़ जाता है। तो ये सारा कुछ इनिशियल कंडीशन के अस्थमेटिक के सिम्टम्स होते हैं, जिनको आप स्टार्टिंग में ही पहचान लेते हो तो पेशेंट को टाइम से ट्रीटमेंट दिलवाते हो, तो पेशेंट को ना तो इनहेलर लेने की प्रॉब्लम आती या पेशेंट की बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है, पेशेंट को लॉन्ग टाइम तक ट्रीटमेंट भी लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है डॉक्टर, कुछ लोगों का मानना है कि अगर अस्थमा का पता लग गया तो इनहेलर लेना जो है 100% ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, अस्थमा का पता लग गया किसी भी डॉक्टर को, तो पेशेंट को सबसे पहले रिकमेंड किया जाता है कि इनहेलर आपके पास होना ही होना चाहिए। अगर इनहेलर नहीं होगा तो आपकी मरने जैसी स्थिति भी पैदा हो जाती है, यानी कि डरा दिया जाता है। तो इस केस के अंदर पेशेंट क्या करे, कैसे इनहेलर से छुटकारा पाए? मैम देखिए, जो इनहेलर का यूज़ किया जाता है वो हमारी ब्रोंक्यूल्स को खोलने का किया जाता है, क्योंकि सडन अटैक पड़ जाने की वजह से हमारे ब्रोंक्यूल्स सिकुड़ जाते हैं। तो जब पेशेंट इनहेलर लेता है तो वो चीज़ें फैल जाती हैं, अच्छे से पेशेंट को रेस्पिरेशन लेने में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अगर आप स्टार्टिंग में इनहेलर ख़राब नहीं है, लेकिन पेशेंट को अगर टाइम से अगर जैसे जैसे पेशेंट फ्रीक्वेंट में इनहेलर लेने की आदत पड़ जाती है, वो चीज़ें दिक्कत वाली होती हैं। इसमें आप स्टार्टिंग में होम्योपैथी मेडिसिन लीजिए या फिर हल्का फुल्का अपनी डेली रूटीन में चेंजेस करिए, जैसे अच्छी डाइट प्लान स्टार्ट करिए, उसके साथ साथ मॉर्निंग वॉक कीजिए। ठीक है, आप भाप भी ले सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। जैसे अभी जो मौसम आ रहा है, इस दौरान इन्वायरमेंट में पोल्यूशन का लेवल भी अधिक हो जाता है, तो इस दौरान पेशेंट को हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, ठीक है, अपनी डाइट प्लान में चेंज करें और सुबह शाम अगर स्टीम लें तो पेशेंट के लिए वो भी काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है, जिसमें काफ़ी लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, ये बात तो हो गई अस्थमा के अंदर क्या कुछ करना चाहिए, लेकिन अब बात आती है अगर अस्थमा का पता चल चुका है, इनिशियल स्टेज के ऊपर पता चल चुका है, या फिर बच्चे के दौरान ही उसको अस्थमा था लेकिन पता नहीं चल पाया और अचानक से अटैक आया, तो इस स्थिति के अंदर कहाँ से इलाज करवाएं? तो सबसे पहली बात आती है प्राइवेट हॉस्पिटल की। प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाते ही भारी खर्चा आप लोगों को बता दिया जाएगा, लेकिन जो दवाइयाँ हैं, जिन अंग्रेजी दवाइयाँ कहा जाता है, वो दवाइयाँ जो है कुछ समय के लिए तो आपको राहत देंगी, लेकिन पूरे तरीके से आपका अस्थमा कभी खत्म हो ही नहीं सकता, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। लेकिन अगर बात की जाए होम्योपैथी की, तो होम्योपैथी के अंदर क्या अस्थमा पूरे तरीके से खत्म हो सकता है? डॉक्टर मुझे ये बताइए, क्या होम्योपैथी के अंदर इसका इलाज है, और है तो किस तरीके से इलाज होता है? होम्योपैथी के अंदर अस्थमा का बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें स्टार्टिंग में पेशेंट से ये भी पूछा जाता है कि कॉजेटिव फैक्टर क्या है। काफ़ी लोग ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डस्ट उड़ती है, तो उसमें अस्थमेटिक की प्रॉब्लम अधिक देखने को मिलती है। कैसे इन्वायरमेंट में है, काफ़ी लोगों को ये चीज़ें जेनेटिकली कंडीशन में अधिक देखने को मिलती है। मोस्टली लोगों के अंदर ये जीन्स से ही होता है अस्थमा, जिनके फैमिली हिस्ट्री में अस्थमेटिक की कंडीशन होती है, या काफ़ी लोग स्मोकिंग करते हैं, या ऐसे पोल्यूशन वाले इन्वायरमेंट में रहते हैं, या काफ़ी लोग जो इंडस्ट्री के अराउंड में रहते हैं, उनके अंदर अस्थमेटिक सिम्टम या अस्थमेटिक अटैक ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स होते हैं जो धीरे धीरे चल के हमारे एलोलाइज में, हमारे लंग्स के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे धीरे धीरे पेशेंट को सिम्टम आना स्टार्ट हो जाते हैं। रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती हैं, रात को सांस लेने में दिक्कत आती है, बार बार सर्दी खांसी जुकाम होता है। तो ये नॉर्मली कंडीशन होती है, इनका ही होम्योपैथी के अंदर केस टेकिंग करके ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। पेशेंट के क्या सिम्टम आ रहे हैं, क्या पेशेंट के कॉजेटिव फैक्टर रहता है, तो उनके हिसाब से पेशेंट की कंप्लीट केस टेकिंग की जाती है, जो 1 से 1.5 घंटे की नॉर्मली रहती है, जिसमें उनके बिहाफ पे ही पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। जो नॉर्मली 2 to 3 मंथ के अंदर पेशेंट इनहेलर ले रहा है या और कोई भी जो ट्रीटमेंट ले रहा है वो भी छूट जाता है, और उसके साथ साथ पेशेंट की कंप्लीट रिकवरी हो जाती है। तो आप लोगों ने सुना कि अस्थमा को हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अस्थमा जो है शुरुआत के अंदर तो हल्की बीमारी लगती है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, जैसे जैसे आप किसी प्रदूषण वाले एनवायरनमेंट में जाएंगे, वैसे वैसे अस्थमा के अटैक जो है आने आप लोगों को शुरू हो जाएंगे। हालांकि शुरुआत के अंदर लगेगा कि कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप लोग बड़े होंगे तब पता चलेगा कि ये बीमारी जो है छोटी से लेकर के कितनी गहरी बनती जा रही है। तो इसका जो है पता लगते ही इनिशियल स्टेज के ऊपर अगर इलाज करवा लिया जाता है, तो ना तो आपको इनहेलर की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही जो है आपको लंबे समय तक दवाइयाँ खाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो
इसका होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छा इलाज है। तो आज ही आप लोग मदर हॉस्पिटल के अंदर आकर के चेक करवा सकते हैं कि क्या आपकी जो बीमारी है, सांस लेने के अंदर दिक्कत हो रही है, कहीं वो अस्थमा के इनिशियल सिम्टम्स तो नहीं है, या फिर हो सकता है कि पॉल्यूशन की वजह से हो रहा हो। हालांकि जैसे जैसे आप लोग इस पॉल्यूशन के अंदर रहते रहेंगे, आपको अस्थमा की जो है इनिशियल स्टेज के ऊपर ये बीमारी शुरू हो जाएगी। डॉक्टर मुझे बताइए कि ये मदर हॉस्पिटल आखिरकार पड़ता कहाँ पर है? जो आप बस स्टैंड के पास नागौरी गेट है, नागौरी गेट के आप अंदरली साइड आएंगे तो विकलाना बाजार है, वहाँ पे ही मदर हॉस्पिटल है। नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप किसी भी टाइम उस पर फ़ोन करके अपनी राय ले सकते हो, या आपको जो इनिशियल कंडीशन है उसमें ही डॉक्टर आपको गाइड कर देंगे कि आपको अस्थमा ही है या फिर और कोई डिजीज़ है। बिल्कुल, पहली बार ऐसा है कि किसी भी हॉस्पिटल के अंदर आने से पहले अगर आप दूर दराज के एरिया में रहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर फ़ोन करके अपनी बीमारी बता करके पता कर सकते हैं, और अगर उसका घर के अंदर ही इलाज हो सकता है तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि आप घर के अंदर ही क्या क्या प्रिकॉशन लें। अगर उसका इलाज घर के अंदर नहीं हो सकता तो आपको जो है यहाँ पर विजिट करना पड़ेगा, और विजिट करने के लिए एड्रेस मैं आपको बता चुकी हूँ कि मदर हॉस्पिटल जो है नागौरी गेट से सीधा अंदर आएंगे, वहीं पर आपको मिल जाएगा। आप लोगों के साथ साथ कमेंट भी आ रहे हैं, कुछ और मुद्दों के ऊपर भी डॉक्टर से बात कर लेते हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर गरिमा मौजूद है। डॉक्टर गरिमा, मुझे ये बताइए, कुछ लोग प्लास्टर करवा लेते हैं, लेकिन प्लास्टर करवाने के बाद, ठीक होने के बाद उनके हाथ पैरों के अंदर सूजन आने लगती है, इसके पीछे का क्या कारण है? आज मैं आपके सामने बता रही हूँ। जैसे कि इन्होंने बोला कि प्लास्टर करवाया, कोई भी फ्रैक्चर होता है तो हड्डी हमारी टूटती है, तो उसके बाद ऑर्थोपेडिक्स क्या करते हैं, या तो उनका ऑपरेशन होता है और प्लास्टर चढ़ाया जाता है, तो उसके बाद क्या क्या दिक्कतें आती हैं। उसके बाद हमारे पैरों में सूजन आ रही है, अगर पैर का फ्रैक्चर हुआ है, पैरों में प्लास्टर है, हाथ में दिक्कत हुई है तो हाथों में सूजन आ रही है। प्लास्टर के बाद हमारी हड्डी तो जुड़ गई है, ऑपरेशन हुआ है, हमारी हड्डी तो जुड़ चुकी है, लेकिन वहाँ पे सूजन आ गई है, हाथों में मूवमेंट नहीं हो रही, पैरों में भी दिक्कत आ रही है, हम ढंग से चल फिर नहीं पा रहे। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? अगर हमारे पैरों में या हाथों में प्लास्टर होने के बाद सूजन आ रही है तो वो किस कारण से आ सकती है? या तो हमारी मांसपेशियां ढंग से काम नहीं कर रही, वहाँ पे प्लास्टर चढ़ने के कारण वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ना होने के कारण उस टाइम हाथों में मूवमेंट कम हो जाती है, हाथ हमारे ढंग से नहीं मूव कर पाते, ना पैरों में जिस भी जगह का फ्रैक्चर होता है या जिस भी जगह की हमारी हड्डी टूटती है तो वहाँ पे ये दिक्कत आती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कोई भी प्लास्टर के बाद, जब ये फ्रैक्चर के बाद हमारी जो बोन हमारी जुड़ गई है तो उसके बाद हमें क्या करना है? हमें हमारे फिजियोथेरेपिस्ट से कंसर्न ज़रूर करना होता है कि हमारी प्रॉपर एक्सरसाइज, वो हमें ढंग से प्रॉपर एक्सरसाइज बताते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है, क्या करना है, किस तरह से मूवमेंट करनी है। और कई बार ये जो जाम हो जाते हैं, हमारे हाथ पैर जाम हो जाते हैं, तो उसमें स्वेलिंग के साथ साथ पेन भी होता है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसमें डॉक्टर वो देख के बताते हैं कि सिकाई करनी है तो उसमें ठंडे या गर्म से किस भी चीज़ से सिकाई करनी है, तो उस चीज़ के लिए हमें डॉक्टर से कंसर्न एक बार ज़रूर करना होता है। और साथ में ये भी चेक करवाया जाता है कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या कोई घाव तो नहीं है जो ओपन है। तो इसीलिए कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी मूवमेंट करने के बाद एक बार अपने थेरेपिस्ट से ज़रूर कंसर्न करें। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि प्लास्टर रिमूव हुआ तो हम एकदम से सही चल पड़ेंगे। कुछ लोग चल भी लेते हैं, सही मूव करते हैं, लेकिन कईयों में दिक्कत आती है तो उसमें रिकवरी में भी टाइम लगता है। इसीलिए हमें बाद में फिजियोथेरेपी की नीड पड़ती है। खैर, ये तो यहीं तक की वीडियो थी। आगे भी आपको इसी तरीके के एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई खबरें दिखाती रहूंगी। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।